चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल लेडी whose father was color blind. If it produced two sons, two daughters, how many of them would be suffer? इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक कलर ब्लाइंड मैन है, उसने शादी किससे की है? नॉर्मल लेडी से, बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। बट उस लेडी के फादर कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है। मैन ने तो शादी की है, कलर ब्लाइंड मैन ने शादी की है नॉर्मल लेडी से, बट उसके फादर कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है। जब किसी भी लेडी के फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो वो लड़की जो होगी उस डिजीज के लिए क्या होगी? कैरियर होगी। तो मीन्स यहाँ पे वो लेडी क्या है, मतलब उसको डिजीज तो नहीं है, मीन्स वो कलर ब्लाइंड नहीं है, बट वो कलर ब्लाइंड डिजीज को क्या कर रही है? कैरी कर रही है। तो यहाँ पे लेडी क्या हो गई? कैरियर हो गई। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, इफ इट प्रोड्यूस टू सन, अगर सपोज करते उसने दो बेटे को जन्म दिया, मीन्स टू सन और टू डॉटर को प्रोड्यूस किया, हमें बताना उस टू सन और टू डॉटर में से कितने बच्चे होंगे जिनको कलर ब्लाइंड डिजीज होगी। क्रॉसिंग करके देखते हैं। यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन है, जब मैन कलर ब्लाइंड होगा तो उसका दोनों ही जीन एक ही इसके पास एक्स होता है, और हमेशा याद रखने की बात यह है कि एक्स पे ही, मीन्स एक्स पे ही कोई डिफेक्ट होगा, वाई पे कोई भी डिफेक्ट कॉज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स पे हमने सी लिख दिया, वाई हो गया। देन फीमेल क्या है? फीमेल क्या है? कैरियर है। तो फीमेल, क्योंकि उसके फादर कैसे हैं? कलर ब्लाइंड थे। उस लेडी के फादर, वो लड़की तो नॉर्मल है बट उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो वो क्या होगी? उस डिजीज के लिए क्या होगी? कैरियर होगी। यहाँ पे कैरियर के लिए हम एक पे लिखेंगे। मीन्स जब कैरियर होगा, कोई भी लेडी कैरियर होगी तो उसके एक एक्स पे क्या होगा? डिफेक्ट होगा, दूसरे एक्स पे कोई भी कॉज नहीं होगा। अब इन दोनों को क्रॉसिंग कराते हैं। एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स सी, नेक्स्ट इज एक्स सी वाई, एक्स एक्स सी एक्स वाई। इसमें क्या आ रहा है? इसमें एक गर्ल कैसी है? मीन्स एक डॉटर कलर ब्लाइंड, वन डॉटर इज कलर ब्लाइंड, और एक क्या है? कैरियर, क्योंकि उसके दोनों जीन पे नहीं डिफेक्ट है। तब जो दोनों जीन पे डिफेक्ट होगा मीन्स वो डिजीज क्या कर रही है? उसको वो डिजीज है, बट अगर एक जीन पे कोई भी डिफेक्ट होगा मीन्स वो डिजीज को बस कैरी कर रही है, उसे वो डिजीज नहीं है, मीन्स वो ट्रांसफर करेगी अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, बट उसको वो डिजीज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक गर्ल क्या हो गई? कैरियर, और इसमें एक सन क्या है? कलर ब्लाइंड, और एक सन क्या है? नॉर्मल। रेशियो किसका पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी अ सफर, कितने बच्चे होंगे जो इस डिजीज से क्या होंगे? सफर्ड होंगे। तो उसमें एक डॉटर सफर है और एक सन है। तो देखते हो ऑप्शन कहाँ पे पूछा? पहले ऑप्शन में दिया बोथ सन, इसमें दोनों सन सफर नहीं है, एक ही है। दूसरा ऑप्शन है बोथ डॉटर, एक डॉटर क्या है? कलर ब्लाइंड, एक कैरियर, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। डी में दिया गया क्या दोनों सन, बोथ सन एंड बोथ डॉटर? नहीं, बोथ सन बोथ और डॉटर जो है सफर्ड नहीं है। इसमें एक सन और एक डॉटर इस डिजीज के लिए क्या है? सफर्ड है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। यहाँ पे देखो एक गर्ल क्या है? डिजीज, तो उसको कलर ब्लाइंड है, और एक क्या करी? कैरी कर रही। एक सन भी जो है कलर ब्लाइंड है, तो एक सन और एक डॉटर क्या हो गए? कलर ब्लाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हीमोफिलिक फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, एक हीमोफिलिक फीमेल है, उसने शादी किससे की है? नॉर्मल मेल से की है। द थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग रिगार्डिंग हीमोफीलिया विल बी, हीमोफीलिया के लिए मीन्स इसका रेशियो क्या होगा? हम रेशियो निकालते हैं कि एक हीमोफिलिक फीमेल है, उसने शादी की है नॉर्मल मेल से, तो उसके ऑफस्प्रिंग किस टाइप के प्रोड्यूस होंगे? फीमेल हीमोफिलिक है तो दोनों जीन क्या होगा? डिफेक्टेड होगा। हीमोफिलिक है मीन्स हीमोफीलिया है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? एच लेंगे। कलर ब्लाइंड रहेगा तो हम सी लेंगे। इसका दोनों, और मेल कैसा है? नॉर्मल है, उसको कोई भी इसके जीन पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब इन दोनों को हम क्रॉसिंग करा लेते हैं। एक्स वाई, एक्स एच एच, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, नेक्स्ट इज एक्स एच एंड वाई। इसमें क्या आ रहा है? इसमें देखो ये डॉटर, इसके एक ही जीन पे डिफेक्ट है,
दोनों जीन पे डिफेक्ट नहीं है, मीन्स ये हीमोफिलिक क्या होगी, कैरियर होगी, ये इस डिजीज को कैरी करेगी बट इसको ये डिजीज नहीं है। देखो सेम कंडीशन इसमें भी है, एक ही एक्स पे डिफेक्ट है, दोनों पे नहीं है, तो डिजीज के लिए क्या होगी, कैरियर होगी, डिजीज उसको नहीं है। तो इसमें जो डॉटर है उसको मतलब उसको कोई भी डिजीज नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल है, बट इसमें सन में देखो XH लिखा है, तो ये क्या है, इसको हीमोफीलिया है, इसमें भी सन को क्या है, हीमोफीलिया। तो इसमें थ्योरेटिकल रेशियो बताना था कि कितने ऑफस्प्रिंग सफर्ड होंगे हीमोफीलिया से। तो पहला ऑप्शन दिया ऑल सन आर हीमोफीलिक, हमें ऑप्शन मिल गया जितने भी सन है वो कैसे है, हीमोफीलिक। यहाँ पे देखो मदर हीमोफीलिक थी, मदर को हीमोफीलिया हुआ था, मीन्स फीमेल को हीमोफीलिया हुआ था, मदर को हीमोफीलिया होता, उसके जितने भी सन होंगे उनको भी हीमोफीलिया डिजीज के ट्रांसफर होगी। मीन्स अगर मदर पे कोई डिफेक्ट है तो ऑफस्प्रिंग में मीन्स सन पे ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है, उतना ज़्यादा डॉटर पे नहीं पड़ता है। बट अगर फादर को वो डिजीज है, मीन्स हीमोफीलिया डिजीज अगर इसमें फादर को रहती तो वो डॉटर जो होती वो बस हीमोफीलिया को कैरी करती, उसको डिजीज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन अ मैरिड टू अ नॉर्मल वुमेन, एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल वुमेन से की है, देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डिजीज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी, कितने ऑफस्प्रिंग होंगे जिनको ये डिजीज होगी। तो कलर ब्लाइंड मैन है और नॉर्मल वुमेन है तो XX, क्योंकि उसके जीन पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा XX, नेक्स्ट इज XCY। यहाँ पे देखो डॉटर कैसी है, कैरियर है, इसके एक जीन पे डिफेक्ट है, इसमें भी देखो डॉटर कैरियर है और सन कैसे हैं, नॉर्मल है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑल सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल, हमें ऑप्शन मिल गया जितने भी सन होंगे और जितने भी डॉटर होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन था, उसने शादी किससे की, नॉर्मल वुमेन से। जब कलर ब्लाइंड मैन को कोई भी डिजीज, बार बार यही पॉइंट बता रहे कि अगर मैन को कोई डिजीज होगी तो डॉटर क्या होगी, उसकी डॉटर उस डिजीज को बस कैरी करेगी, उसको वो डिजीज नहीं रहेगी। बट अगर मैन जो है उसको डिजीज है और मदर जो है उसको भी डिजीज है, तभी डॉटर को भी डिजीज होगी। मीन्स मदर जो है 50-50% दोनों ही ऑफस्प्रिंग पे डिजीज को क्या करती है, कॉज करती है। बट अगर फादर वो डिजीज है, मीन्स कलर ब्लाइंड यहाँ पे फादर थे, तो डॉटर क्या होगी, उस डिजीज को बस कैरी करेगी, उसको वो डिजीज नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, जितने भी सन और जितने भी डॉटर होंगे वो कैसे होंगे, सारे नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB ब्लड ग्रुप सोज, AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है कोडोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट डोमिनेंस, तीसरा है मिक्स्ड इनहेरिटेंस और चौथा है कंपोजिट इनहेरिटेंस। ये जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज A। The next question is what is true of plasmid। इन चारों पॉइंट में से प्लाज्मिड के लिए कौन सा पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है फाउंड इन वायरसेस, क्या प्लाज्मिड जो है वायरस में प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कंटेन जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, क्या प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेशल जीन प्रेजेंट होती है जिससे वो मल्टीपल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम, क्या प्लाज्मिड जो है वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम का पार्ट है। चौथा ऑप्शन दिया है वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर, प्लाज्मिड का यूज सबसे ज्यादा इसलिए किया जाता है, प्लाज्मिड मेन वेक्टर होता है जिसका यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जीन के ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो प्लाज्मिड के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा, दैट इज D। सो द करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज genetic modification, that is GM, has been used to, first option है create tailor made plant, genetic modification का यूज क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है क्या टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या वो इंडस्ट्रीज को और भी बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड कर सके इसलिए उसका यूज किया जाता है। या फिर फूड के अंदर न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उसका यूज किया जाता है।
ये सारे पॉइंट करेक्ट होंगे किसके लिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए। किसके फ्रैगमेंट को, डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, सेकेंड इज पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड थर्ड इज बायोरिएक्टर, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रक्शन इनटू न्यूक्लियस। डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज किया था। किसका यूज किया था, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है, मीन्स ऐसा प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई स्पेशल जीन को उसकी बॉडी में इंसर्ट कराया गया हो ताकि वो और भी प्लांट के कंपैरिजन में क्या बन सके, एकदम स्पेशल बन सके। सबने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, जहाँ पे टोबैको प्लांट के बारे में दिया गया। टोबैको प्लांट में निमाटोड कंटिन्यूअस अटैक कर रहा था और उसको रिमूव करने के लिए वेक्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया था, उसको रिमूव करने के लिए वेक्टर का यूज किया गया था। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, टोबैको। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टोबैको क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर। डीएनए प्रोब का मीन्स जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, क्या किसी भी पैथोजेनिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर मेडिकल जेनेटिक टू फाइंड वेदर द पर्सन कैरी टू अ पर्टिकुलर जीन और नॉट। क्या कोई मतलब इसमें किया जाता है कि कोई भी पर्सन है वो जीन को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डीएनए प्रूफ का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, पैथोजेनिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है और मेडिकल जेनेटिक साइंस में भी किया जाता है। सारे ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी पेप्टाइड इज। सी पेप्टाइड क्या है। पहला ऑप्शन है नॉट प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन, क्या ये प्रो इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है क्या ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। तीसरा ऑप्शन है क्या ये आर्टिफिशियल इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। चौथा ऑप्शन है रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो तीन चेन होती हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। ए बी तो रहता है, ए बी को नहीं रिमूव किया जाता है, बट सी पेप्टाइड को इंसुलिन जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के मैच्योरेशन के समय सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन है साइलेंसिंग ऑफ mRNA has been used in producing transgenic plant resist to। साइलेंसिंग ऑफ mRNA का यूज कौन से प्लांट में किया जाता है और कौन से प्लांट में किया जाता है, टोबैको प्लांट में किया जाता है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि उस रेजिस्टेंस का नाम बताओ, मीन्स जिससे उस प्लांट को रजिस्ट किया जाता है। मीन्स ऐसे कौन सा पैथोजन था जो उस प्लांट पे अटैक करा था। मीन्स टोबैको के प्लांट पे कौन सा पैथोजन अटैक करा था जिसको रजिस्ट करने के लिए साइलेंसिंग ऑफ mRNA का यूज किया गया था। पहला ऑप्शन है नेमाटोड्स, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल बिलाइट्स और तीसरा ऑप्शन है बुलवॉर्म्स और चौथा व्हाइट रस्ट। निमाटोड से प्रिवेंट करने के लिए टोबैको प्लांट में जो किसका यूज किया गया था, साइलेंसिंग ऑफ mRNA। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। ये जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है इसमें किसका यूज नहीं किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज किया जाता है, बोल्टिंग का यूज किया जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है। बट इसमें पीसीआर का कोई भी रोल नहीं होता है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका यूज कहाँ पे किया था, इसका यूज किया जाता है अगर हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है। मीन्स अगर कोई भी डिजीज के बारे में हम एनालाइज करना हो तब हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे
करेक्ट कौन होगा? यहाँ पे पूछा गया है कि सडन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में किसका यूज नहीं किया जाता, तो पीसीआर का यूज नहीं किया जाता. सो द करेक्ट आंसर इज ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज. कौन सा पहला ह्यूमन हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस किया गया था, किसका यूज करके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके. पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है थायरॉक्सिन और चौथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया गया था बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. और ये फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन भी है इसका जिसको प्रोड्यूस किया गया था, किससे? बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टूगेदर बाय. जो जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये जो दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, मीन्स ए चेन और बी चेन जो प्रेजेंट होती है इंसुलिन में, तो दोनों का आपस में कनेक्शन होता है. वो कौन से मतलब कौन से लिंकेज, उस लिंकेज का नाम बताना है जिससे वो दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं. पहला ऑप्शन है डाइसल्फाइड ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और चौथा कोवैलेंट बॉन्ड. दोनों ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ह्यूमन इंसुलिन के, वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के लिए इन चारों में से कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं होता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या किया जाता है? प्रिजर्वेशन किया जाता है, मीन्स किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, सेपरेशन किया जाता है, सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफिकेशन भी किया जाता है. बट यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होता, इसका कोई भी रोल नहीं होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1909. किस टाइप की थेरेपी का यूज किया गया था 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स के ऊपर विथ एंडोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी. 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी. तो उस एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए कौन से थेरेपी का यूज किया गया था? पहला ऑप्शन है इम्यूनोथेरेपी, दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी, तीसरा ऑप्शन है जीन थेरेपी, चौथा है कीमोथेरेपी. उसकी बॉडी में क्या था? जीन की डिफिशियंसी थी, मीन्स ये एडीए जो है एंजाइम नहीं प्रेजेंट था. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये इसकी डिफिशियंसी थी, इसके अंदर इसके बॉडी में एक्स्ट्रा जीन को इंसर्ट कराया गया था, तब जाके ये डिफिशियंसी क्या हुई थी? ट्रीट हुई थी. तो यहाँ पे क्या हुआ था? जीन थेरेपी का यूज किया गया था 1990 में टू ट्रीट द एडीए डिफिशियंसी. एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए किसका यूज किया गया था? जीन थेरेपी. सो द करेक्ट आंसर इज सी. The next question is which of the following is an example of somatic hybridization. somatic hybridization टेक्निक का जो है इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें क्या किया था? इसमें दो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेके आपस में फ्यूज कराया था और उससे एक नया प्लांट बनाया जाता है. तो इसमें क्या किया गया था? इसमें टोमेटो लिया गया था और पोटैटो लिया गया था. दोनों को आपस में कंबाइन करके एक जो नई स्पीसीज बनी थी उसका क्या नाम था? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया बीटी कॉटन, दूसरा है पोमैटो, तीसरा है गोल्डन राइस और चौथा ऑल ऑफ दीज. यहाँ पे जब हम पोटैटो और टोमेटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करेंगे तो जो नया जनरेशन बनेगा, जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, वो क्या बनेगी? पोमैटो. सो द करेक्ट आंसर इज बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IARI New Delhi has released several vegetable crop that are rich in. IARI जो न्यू दिल्ली में है उसने बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप को प्रोडक्शन किया था. उस वेजिटेबल क्रॉप जो स्पेशल वेजिटेबल क्रॉप बना था न्यू दिल्ली में, वो किससे रिच था? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है हार्मोन्स, तीसरा है मिनरल्स. वो रिच किससे था? विटामिन से. डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट थे उसके अंदर और मिनरल प्रेजेंट थे उसमें. तो इसमें क्या होगा? बोथ ए एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी % of the population of India
गेट एम्प्लॉयज बाय एग्रीकल्चर, कितने परसेंटेज में इंडिया की पॉपुलेशन एम्प्लॉय होती है फॉर द एग्रीकल्चर के लिए। पहला ऑप्शन है 62, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 92। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्ट इन, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा 1980, तीसरा है 1950 और चौथा है 1970। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को रिप्लिकेट करता हो, मीन्स डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और चौथा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज डीएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, डीएनए को रिप्लिकेट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया था। मेंडल ने इमैसिकुलेशन का यूज किया था और बैगिंग का यूज किया था। किसका यूज किया था, इमैसिकुलेशन का यूज किया था और बैगिंग का। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। अब ये इमैसिकुलेशन बैगिंग क्या होता है, इमैसिकुलेशन में क्या किया था, एंथर को रिमूव कर दिया था और बाइसेक्सुअल फ्लावर के ही एंथर को रिमूव किया जाता है ताकि उसके अंदर जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तभी जो है जो स्पीसीज बनेंगी उनके अंदर वेरिएशन होगा, बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा। तो वेरिएशन लाने के लिए मेंडल ने क्या सोचा, मेंडल ने सोचा जितने भी बाइसेक्सुअल प्लांट है उनके एंथर को रिमूव कर दिया जाए और उसके बाद उस एंथर को बटर पेपर से कवर कर दिया जाए ताकि उस पर अनवांटेड पॉलिन ना आए। अगर अनवांटेड पॉलिन आएंगे तब भी उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे ना तो फ्रूट ना तो वेजिटेबल का फॉर्मेशन होगा। तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडेशन टेक्निक के लिए इमैसिकुलेशन टेक्निक का यूज़ किया था और किसका यूज़ किया था, बैगिंग का यूज़ किया था। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।